3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की एक फैक्ट्री से अचानक 40 टन जहरीली गैस लीक हो जाती है और सुबह होने तक पूरा भोपाल एक पॉइजनस गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ मृत पड़े लोगों और बच्चों की तस्वीरों से भारत में हल्ला मच जाता है। वही आजादी के बाद रोजगार का सपना देख रही जनता के लिए ये इंसिडेंट कैटास्ट्रॉफी साबित होता है। सिर्फ एक ही रात में 3000 से ज्यादा बेकसूर लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं और कुछ दिन में ये आंकड़ा 15 से 20 हजार के पार पहुंच जाता है। आदमी, औरतें, बच्चे, जानवर, कीट पतंगे, सबके सब जो भी इस गैस के कांटेक्ट में आए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सड़कों पर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी रहती है और जो बचते हैं वो कई बीमारियों के साथ जिंदगी भर के लिए डिसेबल हो जाते हैं। एक खुशहाल और जिंदा दिल शहर कुछ ही घंटों में शमशान घाट में तब्दील हो जाता है। ये इंसिडेंट भोपाल के लोगों पर न केवल गहरा जख्म छोड़ देता है बल्कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पर कई सवाल खड़े करता है। पहला ये कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन होता है? आखिर कैसे भोपाल शहर एक गैस चेम्बर में बदल जाता है? इतनी बड़ी ट्रेजेडी के आखिर क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं और इस इंसिडेंट से भारतीय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है? 2 दिसंबर 1984 की सर्द रात को जब भोपाल सोने की तैयारी में था, तब रात के 9 बजे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स ने अपने रूटीन काम के तहत प्लांट के केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप को क्लीन करना स्टार्ट किया। केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप क्लॉग्ड थे, इसीलिए वर्कर इस क्लॉग्ड पाइप को अनक्लॉग करने के लिए इसमें पानी मारकर क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे। इस क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान पानी एक साइड पाइप के माध्यम से टैंक E610 में एंटर करने लगा एंड अगले कुछ ही घंटों में टैंक E610 में लगभग 500 लीटर पानी घुस गया, जिससे हुआ ये कि वाटर एंड मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे इन शॉर्ट MIC कहा जाता है, कि मिलने से एक खतरनाक रिएक्शन होने लगा। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि अगर MIC स्टोरेज टैंक में पानी नहीं जाता तो भोपाल गैस ट्रेजेडी होती ही नहीं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब MIC स्टोरेज में पानी जाने से रोकना ही था तो कंपनी ने इतनी बड़ी गलती कैसे की? आखिर प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई करने के दौरान कौन सी पाइप से पानी MIC टैंक्स में चला गया? दरअसल हुआ ये कि कुछ दिन पहले ही कंपनी ने एक जंपर्स पाइप सिस्टम से प्रोसेसिंग यूनिट और MIC स्टोरेज टैंक्स को आपस में जोड़ दिया था। ये जंपर लाइन केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट से होकर टैंक्स के बीचों बीच जाती थी। जंपर पाइपलाइंस पूरे फैक्ट्री में बिछी हुई थी, जिससे कि MIC टैंक्स में पानी जाने की पूरी संभावना थी। लेकिन कंपनी ने वर्कर से काम लेने के बारे में सोचा और सेफ्टी मेजर्स को दरकिनार कर दिया गया। इस जंपर्स लाइन से जब पानी गुजरा तब सेफ्टी वॉल्स में फॉल्ट होने की वजह से पानी MIC टैंक में घुसने लगा। अब ऐसी स्थिति में अगर ये MIC टैंक्स जंपर लाइन से कनेक्टेड नहीं होते तो ये पूरी तरह से आइसोलेटेड रहते, जिससे कि इनमें पानी जाने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता। रात के 10:30 बजे तक टैंक E610 का प्रेशर 10 PSI तक पहुंच गया। प्लांट के सुपरवाइजर को इस बारे में इन्फॉर्म करने पर उन्होंने रात के 11 बजे तक यह अज्यूम किया कि टैंक E610 के प्रेशर में आए ये चेंजेस रीडिंग इंस्ट्रूमेंट की खराबी के कारण दिखाई दिए। करीब रात के 11:30 पर MIC एरिया में काम कर रहे वर्कर्स को महसूस होने लगा कि उनकी आंखें जल रही है और एक गैस लीक का काम है। वो लोग तुरंत लीकेज को खोजना स्टार्ट कर देते हैं और रात के 11:45 पर एक लीकेज मिल भी जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेटेड लीक इतना छोटा था कि सुपरवाइजर ने फैसला किया कि इस इशू को टी ब्रेक के बाद एड्रेस किया जाएगा। तब तक बाकी एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वह बाकी लीकेज को ढूंढे। ये इंसिडेंट रिपोर्ट्स UCC की रिपोर्ट्स का कंक्लूजन था, जिसे कई फैक्टर्स की वजह से भारत सरकार नकारती रही। सच तो यह है कि फैक्ट्री में कई सेफ्टी मेजर्स की हालत खस्ता थी। यहाँ कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट्स पर ध्यान दे रही थी। वर्कर से लेकर मशीनरी तक बहुत बुरे हालत में फंक्शनल थे
और इसी वजह से यूसीसी एंड गवर्नमेंट बॉडीज ने मिलकर यहाँ हुए लापरवाही को छुपाने के लिए कई ऐसे रिपोर्ट्स मीडिया में फैलाए जिनमें कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। दरअसल फैक्ट्री में एमआईसी को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े टैंक E610, E611 और E619 में स्टोर किया गया था। सेफ्टी मैनुअल के अनुसार टैंक्स को केवल 50% तक भरा जाना था, जिसमें कि 30 टन तक एमआईसी परमिटेड था। लेकिन इन टैंक्स में 75% की कैपेसिटी तक 42 टन एमआईसी भरा हुआ था। बचे हुए स्पेस में इनर्ट नाइट्रोजन गैस भरा जाता था, जिससे कि एमआईसी स्थिर रह सके और किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को रोका जा सके। बट पैसे बचाने के लिए फैक्ट्री में E610 और E611 को परमिटेड एमआईसी फिलिंग से ज्यादा भर रखा था। इससे हुआ ये कि E610 टैंक के प्रेशर में गड़बड़ होने लगी और इनर्ट गैस को कंटेन नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा इन टैंक्स में एमआईसी अलर्ट का इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा था। साथ ही टेम्परेचर हाई होने पर बजने वाला अलार्म भी सालों से डिस्कनेक्टेड था। इसके अलावा जो वेंट टैंक से जहरीली गैसेस को बाहर निकालकर स्क्रबर्स में भेजता था, उस स्क्रबर्स को भी वर्कर्स द्वारा बंद रखा हुआ था, क्योंकि कंपनी के ऑपरेशंस अक्टूबर मंथ से ही बंद थे। इतनी लापरवाही के बीच टैंक E610 में लगा प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ सेफ्टी मेजरमेंट्स की धज्जियां तो पहले से ही उड़ी हुई थी। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के इन्वेस्टिगेशन टीम के एक रिपोर्ट के अनुसार सफाई के दौरान एमआईसी टैंक्स में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से एमआईसी और H2O मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर गए, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज वाल्व ओपन हो गया और इसी वजह से जहरीली गैस लीक हो गई। एक तरह से एक बड़ी तबाही की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। 12:40 पर टी ब्रेक खत्म होते होते सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि टैंक E610 क्रिटिकल स्टेट पर पहुंच गया था। टैंक का तापमान और प्रेशर इतनी तेजी से बढ़ा कि टैंक के ऊपर मौजूद कंक्रीट स्लैब में क्रैक पड़ गया और इमरजेंसी रिलीफ वाल्व फट गया। इससे हुआ ये कि टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगी। हालांकि प्लांट में काम कर रहे एम्प्लॉयज ने अलार्म सिस्टम को 12:50 पर ट्रिगर कर दिया था, लेकिन तब तक प्लांट के चारों ओर गैस इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो गई थी कि उसे टॉलरेट करना मुश्किल हो गया था। इस जहरीली गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोकने के लिए मेजरली 3 सेफ्टी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन फैक्ट्री में वो तीनों ही डिवाइसेस खराब पड़े थे। जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम से गैस टैंक्स को कूल किया जाना था, वो जनवरी 1982 से ही बंद पड़ा था। अब क्योंकि फैक्ट्री में किसी भी तरह का सेफ्टी प्रिकॉशंस अवेलेबल नहीं था, इसीलिए 30 टन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने में केवल 45 से 60 मिनट तक का समय लगा और 2 घंटे में ही 40 टन गैस हवा में फैल गई। इसके अलावा फैक्ट्री में गैस लीक के 2 सायरन थे, लेकिन जब पब्लिक को अलर्ट करने वाला सायरन बजा तो इसे जल्दी ही बंद करा दिया गया ताकि लोगों को गैस लीक का पता ना लगे और इससे किसी तरह का पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो और केओस ना फैले। कंपनी का ये एक्ट पूरे भोपाल के लिए मौत का न्योता बन गया। इसी बीच वर्कर्स ने विपरीत दिशा में भागते हुए UCIL प्लांट को खाली कर दिया, लेकिन इस इंसिडेंट से अनजान आम जनता अपने घरों तक सीमित रह गई। करीब 1 बजे जब पुलिस को गैस लीक की जानकारी लगी तो 1:25 और 2:10 के बीच पुलिस ने 2 बार UCIL प्लांट में फोन घुमाया और दोनों ही बार ये विश्वास दिलाया गया कि सब कुछ ठीक था, लेकिन तीसरे कॉल पर उन्हें समझ आया कि प्लांट से गैस लीक हो गई है। इस जल्दबाजी में सबसे पहले शहर के हमीदिया हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन सही इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से डॉक्टर को ये नहीं पता था कि प्लांट से रिलीज होने वाली गैस कौन सी थी। पहले उन्हें इंफॉर्मेशन थी कि लीक होने वाली गैस अमोनिया हो सकती है, फिर बाद में इस गैस को फॉस्जीन बताया गया। आखिरकार जब उन्हें जानकारी मिली कि लीक्ड गैस मिथाइल आइसोसाइनेट है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल स्टाफ के लिए ये नाम बिल्कुल नया था। ना तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पहले इस गैस का नाम सुना था और ना ही उनके पास इसका कोई एंटीडोट था। पेशेंट की शॉर्ट ब्रीदिंग के चलते कई पेशेंट को ऑक्सीजन दी गई, लेकिन ऑक्सीजन ने MIC गैस के साथ और भी बुरी तरह रिएक्ट किया, जिससे हॉस्पिटल पहुंचने वाले लोग भी मारे गए।
एक ही रात में भोपाल की दुनिया बदल गई। सोते हुए हजारों लोग नींद से कभी उठ ही नहीं पाए। भले ही आज तक भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से हजारों लोग जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकारी लापरवाही और यूसीसी के करप्शन और नॉन कोऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस की वजह से आज तक लोगों को ये पता नहीं चल सका कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे। कुल मिलाकर जो बात सामने आई है उससे इतना ही समझ आता है कि शुरुआत से ही यूसीसी और मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ कई महत्वपूर्ण सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की अनदेखी की। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में MIC जैसी खतरनाक गैस बनाने का प्लांट लगने से शहर के लिए सीधा खतरा पैदा हो गया। सच तो यह है कि ऐसी जगह पर इतने खतरनाक प्लांट और प्रोडक्शन को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। जब इस प्लांट का प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया गया था तब यूसीसी ने अपने आवेदन में MIC के खतरों के बारे में लिखा तक नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट शुरू से ही यूसीसी के साथ खड़ी थी। इसके अलावा इस घटना की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रही, क्योंकि UCIL में 22% स्टेक तो खुद भारत सरकार की थी। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ कभी भी सुरक्षा मानकों को जांच और मशीनरीज की रूटीन चेक्स नहीं करवाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दिनों भारत पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने का बहुत दबाव था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बाकी के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को अनदेखा करते हुए सिर्फ बिजनेस और फैक्ट्रीज को सेटअप करने पर जोर दिया। इसी वजह से इतना तो तय हो गया था कि गवर्नमेंट अगर इसी तरह से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को अनदेखा करती रही तो एक भयानक एक्सीडेंट जरूर होगा। जब ये फैक्ट्री सेटअप हो रही थी तब मध्य प्रदेश सरकार ने जोर देकर कहा था कि UCIL के मशीनरीज मैनुअल कंट्रोल से चलेंगे, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वोट्स को तो सिक्योर कर लिया, लेकिन उन्हें इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आई कि अगर प्लांट में कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या उसे भी मैनुअली कंट्रोल किया जा सकता है। एक और जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी फैक्ट्रीज में होने वाले लीकेज का पता लगाने के लिए कंप्यूटराइज्ड सेफ्टी सिस्टम्स को यूज करते थे, जो छोटी से छोटी लीकेज का पता लगाने में सक्षम थी। वहीं दूसरी ओर भोपाल में UCIL स्टाफ नाक से सूंघकर लीकेज पता करने पर मजबूर थे। दूसरी सबसे जरूरी बात तो ये थी कि इस फैक्ट्री को इंडिया के कंजम्पशन रेट से ज्यादा 7 पेस्टिसाइड बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन जैसे ही कंपनी को घाटा होना शुरू हुआ, UCC अपनी इंडियन सब्सिडरी UCIL का बजट कटिंग करते चला गया। अब जब इतने बड़े लेवल पर कॉस्ट कटिंग हो रही थी तो रूटीन सुरक्षा जांच को भी दरकिनार कर दिया गया। MIC टीम में छटनी करके इस टीम को आधा कर दिया गया और दूसरे कर्मचारियों को फ्लोटर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब था कि जहां जब जरूरत थी वहां इसी फ्लोटर्स टीम के लोग जाते थे। MIC यूनिट के एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी ट्रेनिंग पीरियड को 6 मंथ से घटाकर 15 डेज कर दिया गया और नाइट शिफ्ट को खत्म कर दिया गया। नाइट शिफ्ट MIC सुपरवाइजर के पोजीशन को भी समाप्त कर दिया गया। एट द टाइम ऑफ द डिजास्टर MIC यूनिट में कोई भी सेफ्टी सिस्टम्स ऑपरेशनल नहीं था। यहाँ के बर्नर जो कि किसी भी गैस लीक को बर्न करने के लिए सेट किया गया था वो भी स्विच ऑफ था। इसके अलावा स्क्रबर सिलेंडर भी लगा था जो कि किसी भी लीकेज के सिचुएशन में उसे डीकंटामिनेट करने के लिए बनाया गया था, वो बंद पड़ा था। और तो और UCIL मानकर चल रही थी कि ऐसे सिचुएशन कभी आएंगे ही नहीं जिसकी वजह से इन सिक्योरिटी सिस्टम्स को यूज किया जा सकता था। अभी तो उन्होंने इस बर्नर और सिलेंडर के पार्ट्स को अलग कर रखा था और इसी वजह से इसे टाइम पर चालू नहीं किया जा सका। एक बार एयरबॉर्न होने के बाद मिथाइल आइसोसाइनेट को पानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए डिजाइन की गई पानी की नली MIC रिसीवर तक नहीं पहुंच सकी। यदि टैंक 610 इतना भरा हुआ नहीं होता तो शायद इस नली के माध्यम से इस रिएक्शन को रोका जा सकता था। UCC की ऑफिशियल वेबसाइट भी मानती है कि अगर सेफ्टी सिस्टम्स ऑपरेशनल भी होते तो भी वो इतने बड़े हादसे से नहीं निपट पाते। एक बार जब टैंक 610 में लीकेज शुरू हुआ तो फिर इसके रिएक्शंस को रोकने का कोई उपाय नहीं था। आधी रात के वक्त जब जहरीली गैस भोपाल की हवाओं में मिल रही थी तब ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। आम जनता किस्मत के सहारे थी, इसीलिए जब ये गैस एटमॉस्फेयर में फैली तो इसका इमीडिएट इफेक्ट ये हुआ कि लोगों को सीवियर आई इरिटेशन,
कफिंग, स्टमक एक, सफोकेशन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बर्निंग सेंसेशन महसूस हुई। लगभग 3800 लोग तुरंत मारे गए। कुछ लोग जो सो रहे थे वो नींद में ही मारे गए। वहीं जिन लोगों को गैस लीक का पता चला वो प्लांट एरिया छोड़कर भाग गए। लेकिन जो लोग दौड़े वो ज्यादा सांस लेने की वजह से जल्द मारे गए। इसके साथ ही गैस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ा, क्योंकि मिथाइल आइसोसायनेट हवा से ज्यादा डेंस थी। इसीलिए ये ओपन एनवायरनमेंट में रिलीज होने के बजाय जमीन पर क्रॉल करते हुए आगे बढ़ी और छोटे कद के बच्चों को अपना शिकार बनाती गई। कुछ ही घंटों में मिथाइल आइसोसायनेट ने पूरे भोपाल को गैस चेंबर में बदल डाला और सुबह होने तक सड़क, गलियारों, हॉस्पिटल और स्टेशन पर लोगों की लाशों का अंबार लग गया। मिथाइल आइसोसायनेट से मरने वाले लोगों का प्राइमरी कॉज सफोकेशन और रिफ्लेक्सोजेनिक सर्कुलेटरी कोलैप्स बताया गया। लेकिन जो लोग इस घटना से बचने में सफल रहे वे कैंसर, अंधेपन, स्किन डिजीज जैसी कई सीरियस इलनेस का शिकार हो गए। यूसीआईएल ने एक ही दिन में भोपाल की कई जनरेशन्स को डिसेबल जरूर किया, लेकिन भारत में इस प्लांट को कई मकसद से लगाया गया था। दरअसल लेट 1950 से ही दुनिया भर में एग्रीकल्चर बूम चरम पर था। नए बीजों के विकास से भारी फसलें पैदा हो रही थी और फूड प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन बढ़ते प्रोडक्शन के साथ साथ दुनिया भर में नए पेस्टिसाइड्स की मांग भी बढ़ रही थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से एक मोटा पैसा कमाने की चाह रखती थी। इधर 1965 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन भारत आया तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत थी। बस इसी जरूरत को पूरा करने और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए 1969 में यूसीसी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी यूसीआईएल के जरिए एक प्लांट को भोपाल में सेटअप किया। यूसीआईएल यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड उस समय की मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज में से एक हुआ करती थी। इंडिया में ये कंपनी एवरेडी बैटरीज, वेल्डिंग इक्विपमेंट, प्लास्टिक्स और बेकलाइट जैसे प्रोडक्ट्स तो बनाती ही थी, साथ ही केमिकल भी मैन्युफैक्चर करती थी। भारत में इस कंपनी की फाउंडेशन 1934 में रखी गई थी और उस दौर में लगभग 9000 लोगों का घर इसी कंपनी से चलता था। यूसीआईएल में 50.9% शेयर यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ओन करती थी, जो कि अमेरिकन कंपनी होने के साथ साथ इसकी पेरेंट कंपनी भी थी, और बाकी के 49.9% शेयर इंडियन इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक्स के अंडर आते थे। तो उसमें सेवन नाम के इंसेक्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था और इसे बनाने के लिए अल्फा नेफ्थॉल और मिथाइल आइसोसायनेट यानी MIC को कंबाइन किया जाता था, जो कि एक बहुत ही घातक केमिकल था। अब क्योंकि MIC की अवेलेबिलिटी भारत में नहीं थी, इसीलिए इस केमिकल को USA से इंपोर्ट किया जाता था। 1974 में यूसीसी के लिए चीजें तब बदलने लगी जब इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन इक्विटी रेगुलेशन एक्ट फेरा को रेगुलेट किया। इस एक्ट के तहत सभी फॉरेन कंपनी की इंडियन होल्डिंग पर इक्विटी 40% तक सीमित कर दी गई, यानी कि यूसीसी कानूनी तौर पर यूसीआईएल के 40% से ज्यादा शेयर्स का मालिक नहीं रह सकता था। लेकिन यूसीसी यूसीआईएल पर अपने मालिकाना हक को नहीं खोना चाहता था, जो कि उस समय यूसीआईएल के 60% शेयर्स का मालिक था। इस एक्ट से बचने के लिए यूसीसी ने इंडियन गवर्नमेंट को आइडिया प्रपोज किया कि वो MIC को भारत में ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसके बदले उसे फेरा एक्ट से बाहर रखा जाए, क्योंकि MIC प्रोडक्शन के लिए हाई टेक्नोलॉजी इनपुट्स की जरूरत थी जो भारत में नहीं थे। इस प्रपोजल को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया और यूसीसी को यूसीआईएल के 50.9 शेयर्स को रखने की इजाजत मिल गई। अब यूसीआईएल की ओनरशिप मेनली यूसीसी के हाथ में थी, इसीलिए यूसीआईएल के माइनर डिसीजन भी यूसीसी कंट्रोल करती थी। यूसीसी ने जब भोपाल में MIC जैसी खतरनाक गैस बनाने का प्लान इंट्रोड्यूस किया तो उसमें कई खामियां थी। सबसे पहली परेशानी तो ये थी कि फैक्ट्री रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर के दायरे में थी, जो कि किसी भी फेलियर की सिचुएशन में काफी खतरनाक था। लेकिन यूसीसी ने अथॉरिटीज को मना कर नेसेसरी क्लियरेंस ले लिया।
इसके अलावा यूसीसी द्वारा भोपाल में जिस टेक्नोलॉजी से MIC को बनाया जाना था, वो टेक्नोलॉजी कई मामलों में अनप्रूवन थी। खास तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड और MIC को बनाने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल हो रहा था वह अनप्रूवन थी। यानी कंपनी को पता था कि इस तरह से गैस को बनाया जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन फिर भी इफेक्टिव सेफ्टी मैकेनिज्म को इंस्टॉल नहीं किया गया। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि भोपाल में प्लांट बनाने के लिए कंपनी द्वारा शुरुआत में $28 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाना था, लेकिन कंपनी ने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ही 8 मिलियन की कॉस्ट कटिंग कर दी थी। और ये कॉस्ट कटिंग मेनली सेफ्टी डिवाइसेस और फीचर्स को लेकर ही की गई थी, क्योंकि सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल करने में लगने वाली कॉस्ट 3 से 6 मिलियन डॉलर्स तक की थी। इसीलिए पैसे बचाने की होड़ में इंडियन एम्प्लॉयज की जान खतरे में डाल दी गई। उदाहरण के तौर पर यूनियन कार्बाइड ने अवेलेबल मेजरमेंट सिस्टम्स और रूडिमेंट्री कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स को इंस्टॉल ही नहीं किया, जो कि अर्ली लीक्स को पहले ही डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। इसके बजाय वह इंडियन एम्प्लॉयज के भरोसे बैठे रहे कि वो आंख और कान से लीक डिटेक्शन का पता लगा ले। इसी लापरवाही के बीच 1979 में MIC प्रोडक्शन प्लांट को UCIL की साइट पर इंस्टॉल किया गया। इसके अलावा कंपनी को जनरल पब्लिक के लिए एक इवैक्यूएशन प्लान बनाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन कंपनी ने इस सेफ्टी मेजर पर काम नहीं किया। 1981 में चीजें तब ज्यादा खराब होने लगी जब UCIL को मार्केट में नुकसान होने लगा। मार्केट में कई कॉम्पिटिटर कंपनी के आ जाने से सेविन पेस्टिसाइड्स के बजाय लोग कई दूसरे पेस्टिसाइड्स खरीदने लगे जो कम दाम में अवेलेबल थे। सेविन की सेल गिरने से कॉस्ट कटिंग के लिए कई वर्कर्स को निकाला जाने लगा और जिन्हें काम पर रखा गया उन्हें एक्सट्रीम वर्क प्रेशर में काम करना पड़ा। इसके अलावा सेविन की कॉस्ट में भी कटौती की गई और इसकी भरपाई वर्कर्स के सेफ्टी मेजर्स को कंप्लीटली इग्नोर करके की गई। इसी का नतीजा ये रहा कि 1981 में एक ऐसी घटना भी सामने आई जब मोहम्मद अशरफ नाम का वर्कर अपनी मेंटेनेंस जॉब करते हुए फॉस्जीन गैस के एक्सपोजर में आया। घबराते हुए उसने अपना गैस मास्क निकाल दिया और फॉस्जीन गैस का बड़ा अमाउंट इनहेल करने की वजह से वो मारा गया। सिमिलरली लेस सेफ्टी के चलते 1982 में अल्फा नेफ्थॉल यूनिट में एक मेजर फायर ब्रेकआउट हो गई थी, लेकिन इस पर एक्शन लेने के बजाय इस खबर को प्लांट अथॉरिटीज द्वारा दबा दिया गया था। एक तरफ जहां 1982 से ही कंपनी में रेगुलर लीक्स की कई छोटी मोटी घटनाएं होने लगी थी, वही अमेरिकन टीम द्वारा कंडक्टेड सेफ्टी ऑडिट में भी 61 रिस्क की पहचान की गई थी, जिसमें से 30 मेजर और 11 रिस्क फॉस्जीन या MIC यूनिट में पाए गए थे, लेकिन कंपनी ने इस ऑडिट पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसी तरह एक इंडियन जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी भी UCIL में बनने वाली डेंजरस केमिकल की सीवियरिटी को समझने लगे थे। उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी से 2 साल पहले ही अपने वीकली न्यूज़पेपर रापत में यूनियन कार्बाइड के सेफ्टी लैप्सेस पर बात की थी और फैक्ट्री के सेफ्टी मेजर्स को लो स्टैंडर्ड बताया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए लोगों को ये भी बताया था कि यूनियन कार्बाइड में बनने वाली गैस काफी खतरनाक है और इसके एक्सपोजर से लोगों की जान जा सकती है। एक क्लोरीन प्लांट लीक को रेफर करते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी छापा था कि फैक्ट्री के चारों ओर भोपाल की एक बड़ी आबादी रहती है और यहाँ अगर किसी भी तरह की गैस लीक हुई तो घटना को बताने के लिए एक भी नागरिक नहीं बचेगा। राजकुमार ने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया था कि 5 अक्टूबर 1982 में भी गैस लीक का एक इंसिडेंट हुआ था जब प्लांट से पड़ोसी झुग्गी में गैस लीक हो गई थी। इससे आसपास के लोग प्लांट से दूर भाग गए थे, लेकिन 8 घंटे बाद वो वापस लौट आए। इसी तरह 1975 में एक इंडियन ब्यूरोक्रेट M.N. बुच ने भी अपनी कंसर्न जाहिर करते हुए अथॉरिटीज का ध्यान इस ओर लाया था कि प्लांट को प्रेजेंट साइट से मूव करना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में बढ़ती रेजिडेंशियल ग्रोथ एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन M.N. बुच को जल्दी ही उनकी पोस्ट से ट्रांसफर करा दिया गया था। इस बड़े खतरे के खिलाफ केसवानी ने चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि कंपनी तक को वार्न किया था,
लेकिन ना तो उनकी बात का कोई रिस्पॉन्स दिया गया और ना ही उनकी इस वार्निंग को सीरियसली लिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि भोपाल को एक बड़े कैटास्ट्रॉफी की चपेट में आने से कोई नहीं रोक पाया। भोपाल गैस ट्रेजेडी यूनियन कार्बाइड कंपनी के लापरवाही के कारण हुई थी। वॉरेन मार्टिन एंडरसन उस कंपनी के सीईओ एंड चेयरमैन थे जो कि घटना के पूरे 4 दिन बाद भारत आते हैं, वो भी इस विश्वास के साथ कि भारत में उन्हें सुरक्षित तरह से ले जाया जाएगा और वापस उनके देश छोड़ दिया जाएगा। अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंस के बाद वॉरेन एंडरसन भारत आते हैं और किसी गवर्नमेंट जेल में जाने की जगह हाउस अरेस्ट में अपना समय बिताते हैं। लेकिन यहाँ चौंकाने की बात ये सामने आती है कि हाउस अरेस्ट के केवल 1 घंटे के अंदर ही एंडरसन को बेल मिल जाती है और वो एश्योरेंस के तहत सेफली अपने देश वापस लौट जाते हैं। एंडरसन के देश से वापस जाते समय सरकार ने इनसे केवल 25,000 रुपए का जुर्माना भरवाया और ये कहकर जाने दिया कि जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए एंडरसन को भारत आना होगा। लेकिन असल में एंडरसन कभी वापस नहीं आए। एंडरसन को इस तरह से बरी करने को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन हर बार जवाब पॉलिटिकल प्रेशर ही निकलता। हालांकि बाद में कई रिपोर्ट्स ने इस बात का दावा किया कि पीएम राजीव गांधी की गवर्नमेंट पर यूएस की ओर से एंडरसन को छोड़ने को लेकर प्रेशर था। एंडरसन की बेल को लेकर सीनियर कांग्रेस लीडर और उस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवरग्लास ऑफ टाइम में लिखा कि उन्होंने एंडरसन को तब के होम सेक्रेटरी आर.डी. प्रधान के कॉल पर जाने दिया और आर.डी. प्रधान को ये ऑर्डर देने वाले कोई और नहीं बल्कि तब के यूनियन होम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। इतनी कहानी के बाद मीडिया ने जब पीवी नरसिम्हा राव से इस बात पर जवाब मांगा तो उन्होंने ये कहकर एलिगेशंस को बेबुनियाद बताया कि वो इस ट्रेजेडी के समय महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी थे और बाद में यूनियन होम सेक्रेटरी बने। इन्हीं सवाल जवाब के बीच कई जवाब ऐसे भी आए कि एंडरसन खुद यूएस में किसी के सपोर्ट के चलते भाग निकले। 3 दिसंबर को इस डिजास्टर की खबर जब चारों तरफ फैली तब भारत ही नहीं बल्कि यूनियन कार्बाइड कोऑपरेशन की जड़ें भी हिल गई। इमीडिएट एक्शन में यूसीआईएल के 5 जूनियर एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर लिया गया और 6 दिसंबर को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस ट्रेजेडी के खिलाफ एक कमीशन इंक्वायरी बिठाई और 7 दिसंबर को जब यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के मालिक भोपाल पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अपनी पावर और कवर अप के चलते यूसीसी के सीईओ एंड चेयरमैन को उसी दिन बेल पर छोड़ दिया गया। उन्हें ऑफिशियल कार्ड्स में भोपाल एयरपोर्ट ले जाया गया। वहां से उनको पहले दिल्ली और फिर वहां से वापस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रवाना भी कर दिया गया। कई रिपोर्ट्स बताती है कि यूएस गवर्नमेंट के इमेंस प्रेशर के चलते एंडरसन को जाने दिया गया। दुख की बात थी कि इस तबाही के लिए जिम्मेदार कंपनी ने खुद को लीगली इस केस से दरकिनार कर लिया। यूसीआईएल की पेरेंट कंपनी यूसीसी ने विक्टिम्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेड क्रॉस द्वारा रिलीफ फंड भी भेजा। हालांकि अमाउंट इतना छोटा था जिससे कि सिर्फ वर्कर्स तक को भी कंपनसेट नहीं किया जा सकता था। रिलीफ फंड के नाम पर हुआ ये मजाक सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि दिल्ली तक को गुस्से में भर देता है। इस बीच कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद 21 टन MIC गैस को कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेशन फेथ भी चलाया गया जो 6 दिन तक चला। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और कंपनी के बीच लीगल बैटल की शुरुआत 1985 में हुई जब पार्लियामेंट में भोपाल गैस लीक एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट को पावर मिली कि वह भोपाल विक्टिम को रिप्रेजेंट कर सके। इससे हुआ ये कि यूसीसी और इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की और इस बड़ी ट्रेजेडी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोप दी। 5 साल तक चले इस केस में इंडियन गवर्नमेंट आखिरकार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए तैयार हो गई। इसके तहत यूसीसी ने भारतीय सरकार को $470 मिलियन का कॉम्पेंसेशन दिया, जिसके बदले में सरकार ने यूसीसी से क्रिमिनल चार्जेस हटा लिए। 1989 में मिले इस कॉम्पेंसेशन का इंडियन रुपीस में 715 करोड़ वर्थ था।
कहने को तो ये एक बड़ा अमाउंट था, लेकिन जहां पूरा का पूरा शहर ही उजड़ गया हो, वहां इतने कम पैसों में कैसे रिहैबिलिटाइजेशन का काम कैसे होता? मध्य प्रदेश के लोगों को सरकार का ये फैसला जरा भी रास नहीं आया। कॉम्पनसेशन के बाद भी लोग इंसान की आस में सरकार की तरफ देखते रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि इसरो के चेयरपर्सन सतीश धवन ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन फाइल की। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्रिमिनल केस के तौर पर वापस से खुल गया। अक्टूबर 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वॉरेन एंडरसन के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया और यूसीसी और एंडरसन को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। अब क्योंकि एंडरसन कभी कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भगोड़ा घोषित कर दिया गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी आज भी भोपाल के लोगों के लिए वो बुरा सपना है जिनसे उनका पीछा छूट पाना नामुमकिन सा लगता है। इस डिजास्टर ने न केवल उस रात एक्सपोज्ड ह्यूमंस को मारा, बल्कि भोपाल की जनरेशन को खत्म कर दिया। रिपोर्ट्स बताती है कि इस गैस ने वूम में पल रहे बेबीज पर भी इतना बुरा असर डाला कि आने वाले 1-2 साल तक भोपाल में पैदा हुए बच्चों में एबनॉर्मेलिटी और डिसेबिलिटी का मिलना आम हो गया। इनफैक्ट इसी वजह से 1985 में भोपाल में पैदा हुए बच्चों में कैंसर के चांसेस भी बाकी सभी लोगों से ज्यादा हो गए। इस ट्रेजेडी की अदर साइड ये भी बताती है कि यूनियन कार्बाइड भोपाल में न केवल गैस लीक की जिम्मेदार रही, बल्कि ये कंपनी ग्राउंड वाटर को पॉइजन में कन्वर्ट करने के लिए भी जिम्मेदार रही। इस कंपनी ने शुरुआत से ही अपना टॉक्सिक वेस्ट फैक्ट्री के पीछे डंप किया, जिससे हुआ ये कि टॉक्सिक पेस्टिसाइड ग्राउंड वाटर में मिल गए। बाद में एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा किए गए कई टेस्ट में भी ये सामने आया कि फैक्ट्री के करीब पानी में आर्सेनिक, बेंजीन और हेवी मेटल्स की मात्रा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तय की गई लिमिट से कई ज्यादा थी और स्लम में रहने वाले लोग इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन भोपाल में बर्बादी की इतनी बड़ी कहानी गढ़ने के बाद भी यूसीसी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई और इन सभी गलतियों का ब्लेम भारत सरकार और फैक्ट्री वर्कर्स के मत्थे डाल दिया। साल 2014 में वॉरेन एंडरसन की मौत जरूर हो गई, लेकिन यूसीसी कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल केस आज भी जारी है। इस घटना के सर्वाइवर्स की न केवल पुश्ते आज भी इस ट्रेजेडी से जूझ रही है, बल्कि उनमें से कुछ को ना तो कंपनसेशन मिला है और ना ही जस्टिस। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साल 1984 दिसंबर का महीना और कड़ाके की सर्दी। 2 तारीख की वो रात अगर याद कर लो तो आज भी रूह कांप जाती है। ये कहानी है भोपाल गैस ट्रेजेडी की। कोई कह रहे हमारा पति देंगे, कोई कह रहे हमारी बीवी देंगे, कोई कह रहे हमारे बच्चे देंगे, कोई कह रहे हमारा परिवार पूरा बिछड़ गया। फैक्ट्रीज में हादसे होते रहते हैं, लेकिन 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात जो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मौजूद एक फैक्ट्री से गैस लीक हुई, वो कोई आम हादसा नहीं था। बच्चे हो रहे हैं, नई नई महिलाओं की, लड़कियों की शादी नहीं होती। मैडम ये अगर शादी भी कर दो ना तो वो ससुराल वाले कह के भगाते, तू गैस पीड़ित है, तुझे इतने पैसे मिलने लेके आ, तो तुझे रखेंगे नहीं तो जा। उस रात सोते हुए लोग हमेशा के लिए ही सोते रह गए। भोपाल गैस कांड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है, क्योंकि आम हादसे तो लोग कुछ सालों में भूल जाते हैं, लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी से पीड़ित लाखों लोग जो जिंदा बच गए, वो 38.5 साल बाद आज भी मीडिया में अपना दुख व्यक्त करते वक्त यही बोलते हैं कि काश हम भी उस दिन 2 तारीख की रात को ही उसी वक्त मर जाते तो अच्छा होता। भागे रहे हम लोग, गैस निकली। तो अभी आपको क्या परेशानी है? घटना कैंसर बन गया। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और एग्जैक्टली ये हादसा क्यों और कैसे हुआ था, बल्कि डीपली इस बारे में भी बात करेंगे कि हादसे के बाद मुआवजा देते वक्त कैसे एक जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ 12,400 रुपए लगाई गई थी और कैसे उस फैक्ट्री का मालिक उस वक्त चालाकी से भारत छोड़ के भागा था। अगर
छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम ये जो यूसीआईएल की केमिकल फैक्ट्री आप देख रहे हो, ये साल 1969 में सेविन नामक एक पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाने के लिए भोपाल में एस्टेब्लिश की गई थी। इतने बड़े गैस हादसे के लिए पूरी फैक्ट्री का ये वाला हिस्सा जिम्मेदार था, क्योंकि इस हिस्से में आप ये जो बड़े बड़े 3 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स देख रहे हो, इनमें वो ही डेडली केमिकल था यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट में MIC, जो लीक हुआ। सच्चाई तो ये है कि 1969 में फैक्ट्री बनने के 10 साल बाद तक यहाँ ये टैंक्स और MIC का स्टोरेज था ही नहीं, क्योंकि शुरू के 10 सालों में कंपनी इस केमिकल को इंपोर्ट करती थी। लेकिन 1979 में सरकार ने यूसीआईएल फैक्ट्री वालों को ये खतरनाक MIC प्रोडक्शन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हर वक्त ये जानलेवा MIC स्टोर्ड रहता था, जो बाद में इतनी बड़ी दिक्कत बनी। इससे पहले हम ये समझें कि 2 दिसंबर 1984 की रात को स्टेप बाय स्टेप उस फैक्ट्री में ऐसा क्या हुआ था कि एक्सीडेंटली इतनी भारी मात्रा में गैस लीक हो गई। आपका ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इस फैक्ट्री में शेयर था। जब इसने भारत में भोपाल में ये फैक्ट्री डाली तो यूसीआईएल यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से डाली, जिसमें अमेरिकन कंपनी यूसीसी का 50.9% शेयर था और 49.1% शेयर इंडियन इन्वेस्टर्स का भी था। इन इंडियन इन्वेस्टर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक्स भी शामिल थे। 2 दिसंबर 1984 की रात 9 बजे वर्कर्स इस जगह एक रूटीन मेंटेनेंस कर रहे थे। असल में ये एक केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट है जो इन MIC स्टोरेज टैंक्स के पास ही है। केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप्स क्लॉग्ड थे, तो उनको पानी मारकर क्लीन करने की कोशिश जारी थी। थोड़ा और डिटेल में समझो कि अगर केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट अलग थी और MIC स्टोरेज टैंक्स अलग थे, तो केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई करते वक्त MIC स्टोरेज टैंक्स में पानी आया तो आया कैसे? देखो, केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट में ऐसे होज लगा के पानी मारकर सफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर कुछ दिन पहले ही कंपनी ने इन दोनों प्रोसेसिंग यूनिट्स को जंपर लाइन से कनेक्ट कर दिया था। एक तरीके से एक पाइप्ड शॉर्टकट बना दिया था केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट और MIC स्टोरेज टैंक्स के बीच में, ताकि वर्कर्स इंटरचेंजेबली काम कर सकें। लेकिन ये करते वक्त कंपनी को 2 बार सोच लेना चाहिए था कि जंपर लाइन MIC स्टोरेज टैंक को रेस्ट ऑफ द यूसीआईएल फैक्ट्री से डायरेक्ट कनेक्ट कर देगी और MIC स्टोरेज टैंक में पानी जाने का खतरा बढ़ेगा। सेफ्टी डिवाइस को देखो, इसे स्लिप ब्लाइंड कहते हैं। इसे इस तरह से 2 कनेक्टिंग पाइप्स के बीच में लगा दिया जाता है ताकि एक की सफाई करते वक्त पानी दूसरे में ना जाए। लेकिन यूसीआईएल कंपनी ने ये डिवाइस ही नहीं लगा रखा था। रीजन? कॉस्ट कटिंग। असलियत ये थी कि यूसीआईएल ने अपने मार्केट को गलत जज कर लिया था। जो उन लोगों ने सोचा था सेविन पेस्टिसाइड की वैसी सेल नहीं हो रही थी। इस चक्कर में कंपनी ने मेंटेनेंस करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, सेफ्टी मेजर्स पर से ध्यान हटा लिया था और कोई भी पार्ट अगर खराब हो जाता तो फर्जी क्वालिटी के माल के साथ रिप्लेस कर दिया जाता था। इन शॉर्ट, उस रात हुआ ये कि भोपाल में स्थित इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के इस MIC स्टोरेज एरिया में टोटल 3 टैंक्स थे, E610, E611 और E619। E619 को इमरजेंसी के लिए खाली रखा गया था, लेकिन E610 और E611 में 75% तक लिक्विड MIC भरा हुआ था। ध्यान रहे कि सेफ्टी मैनुअल्स के हिसाब से इन दोनों टैंक्स को सिर्फ 50% कैपेसिटी तक ही भरा जाना चाहिए था, 75% तक अलाउड ही नहीं था, क्योंकि टैंक के रिमेनिंग स्पेस में इनर्ट नाइट्रोजन गैस डाली जाती थी लिक्विड MIC को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए। अब करीबन रात 9:30 बजे जब केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट में सफाई चल रही थी, तब पानी एक्सीडेंटली इस E610 टैंक में घुस गया और अगले कुछ घंटों में इस E610 टैंक के अंदर करीबन 500 लीटर पानी घुस चुका था। प्रेशर वॉल्व से कुछ भी पता लगाना मुमकिन नहीं था। अगले कुछ मिनटों में फर्दर इस E610 टैंक के अंदर 42 टन लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनेट प्लस 500 लीटर H2O का जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से इस टैंक का टेम्परेचर और प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ने लगा। इस शेकिंग अंडरग्राउंड टैंक के ऊपर का कंक्रीट फटने लगा और फुल प्रेशर के साथ गैस पाइप्स से होते हुए, चिमनी से होते हुए खुले आसमान में निकल गई। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो उस समय भोपाल की पॉपुलेशन 8.5 लाख थी और 20% पॉपुलेशन इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास ही रहती थी। गैस जिस समय लीक हुई उस समय बदकिस्मती से हवा का रुख भी भोपाल शहर की तरफ ही था। मैप में फिर से देखो, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पास रेलवे स्टेशन था और पास में ही जयप्रकाश नगर था। जयप्रकाश नगर एक स्लम एरिया था और फैक्ट्री वाले यहीं से लेबर्स और वर्कर्स को हायर कर लिया करते थे। पास में होने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें इन्हीं दोनों एरियाज में हुई थी, रेलवे स्टेशन और जयप्रकाश नगर।
गैस जब लीक हुई तो सर्दियों के दिन थे, तो जो लोग रजाई में मुंह ढक के सो रहे थे उन पे काफी कम असर हुआ। जो लोग ओपनली सो रहे थे उनकी आंखें जलने लगी, दम घुटने लगा, उल्टियां आने लगी। मदद के लिए लोग जब भागने लगे तो मैप में एक बार फिर से देखो कि सबसे पास ये दोनों हॉस्पिटल्स थे, हमीदिया हॉस्पिटल और जयप्रकाश नगर मेडिकल कॉलेज। रात के 3 बजते बजते इन दोनों हॉस्पिटल्स में जो हालत हो गई थी, रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स में आ रहे पीड़ितों को फेक गोलियां भी दी थी ताकि पेशेंट्स को ये लगता रहे कि उनके इलाज के लिए कुछ तो हो रहा है। रीजन ये था कि डॉक्टर्स को खुद नहीं पता था कि लीक कौन सी गैस हुई है, बीमारी क्या है और दवाई क्या है। पोस्टमार्टम की कंडीशन भी इतनी बेकार थी कि 8-10 मुर्दों में से सिर्फ एक का ही पोस्टमार्टम कर रहे थे, क्योंकि सिम्टम्स सबके ऑलमोस्ट सेम। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकार की गलती की वजह से जब कोई हादसा हो जाता है तो लोगों की मौत का जो आंकड़ा होता है वो काफी कम करके दिखाया जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी यही हुआ। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का क्लेम था कि सिर्फ 3000 लोग मरे थे, लेकिन वहां के डॉक्टर्स, लोकल लोग और एनजीओ साफ साफ इस बात को क्लेम करते हैं कि 2 और 3 दिसंबर की रात को करीबन 10,000 लोगों की डेथ हुई थी और भोपाल गैस लीक की वजह से आज तक करीबन 30,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अफेक्ट कैसे हुए? कोई अंधा हो गया, कोई प्रेग्नेंट लेडी खुद बच गई तो उसका बच्चा नहीं बच पाया, कुछ लोग विकलांग हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहला सेफ्टी मेजर था ये वेंट गैस स्क्रबर। कोई भी गैस अगर लीक हो जाए तो उसे कॉस्टिक सोडा के थ्रू निकाल के यूजलेस बनाने का काम इस वेंट गैस स्क्रबर में होता था, लेकिन 2 तारीख को तो ये बंद पड़ा था। दूसरा सेफ्टी मेजर था ये फ्लेयर टावर। एक्सीडेंटल एमआईसी गैस लीक को पब्लिक में जाने से पहले उसको खत्म करने के लिए फ्लेयर टावर लगाया गया था, लेकिन जब गैस लीक हुई तो ये फ्लेयर टावर भी काम नहीं कर रहा था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि पाइप का रिप्लेसमेंट का काम इस फ्लेयर टावर में बचा हुआ था, जिसमें सिर्फ 2 घंटे लगते, लेकिन ये सेफ्टी मेजर भी कंपनी ने इग्नोर कर रखा था। तीसरा सेफ्टी मेजर ये था कि जैसे ही गैस चिमनी से लीक हो रही थी तो उस पर पानी मार दिया जाता उसको नाकाम करने के लिए। बट अगेन ये भी उस दिन काम नहीं आया, क्योंकि इन लोगों के पाइप्स ही छोटे पड़ गए, पानी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। उस कंपनी का चेयरमैन था ये वॉरेन एंडरसन। भोपाल गैस लीक के 4 दिन बाद यानी 7 दिसंबर 1984 को वॉरेन एंडरसन अमेरिका से भोपाल में लैंड करता है। भोपाल आते ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि अरेस्ट किया जाता है उसकी कंपनी के गेस्ट हाउस में ही, पुलिस स्टेशन में नहीं। मतलब ये काइंड ऑफ लग्जरी हाउस अरेस्ट था। कुछ घंटों बाद वॉरेन एंडरसन को बेल दे दी जाती है, वो भी रहस्यमयी तरीके से। फिर उसको ऑफिशियल कार्स में ही भोपाल एयरपोर्ट ले जाया जाता है और उसके बाद वहां से स्पेशल प्लेन में दिल्ली भिजवाया जाता है। दिल्ली से फिर वॉरेन एंडरसन वापस अमेरिका चला जाता है और कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। एंडरसन को भाग निकालने में इस तरीके से मदद करने के लिए फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को जिम्मेदार बताया। मोहम्मद यूनुस का बेटा आदिल शहरयार 35 सालों से अमेरिकन जेल में बंद था और डील ये हुई थी कि यहाँ से एंडरसन को छोड़ा जाएगा और वहाँ से आदिल को, मतलब एक हाथ दो एक हाथ लो। और गांधीज ये भी मानते हैं कि आदिल शहरयार का किडनैप करना सही नहीं था। People in the affected areas are reporting serious breathlessness, various lung ailments, liver damage, kidney damage, muscle pain, continuous fever, headache, and I think there is not a single organ in the body which is not affected by the poison gas. Still the question of providing rehabilitation and health monitoring to children who are being born disabled due to the gas disaster and to parents who live in water contaminated area, and most importantly 25,000 people dead, so many injured, not a single individual or corporation behind bars.
हम भी हार्ट के मरीज़ हैं और हमारी मिसेज भी कैंसर की मरीज होके मर गई और हमारी बेटी की भी दोनों आंखें चली गई हैं। हमको वही दर्द याद आता है अभी तक। अभी भी हमको वही मंजर दिखता है, जब गैस कांड की रात आती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम मर ही जाते तो बेहतर था, जीने से कोई फायदा नहीं। प्राकृतिक घटनाओं की वजह से होने वाली तबाही आप लोगों ने बहुत बार देखी होंगी, लेकिन जब इंसान तबाही पर उतर आता है तो लोगों को पता भी नहीं चलता और एक ही झटके में हजारों लाखों लोग मौत की नींद सो जाते हैं, जिसका जीता जागता नमूना भोपाल गैस कांड है, जहां 2 दिसंबर साल 1984 को हजारों लोग जब आराम की नींद लेने गए तो वो सुबह का सूरज नहीं देख पाए। ये वो काली रात है जिसके बारे में सुनकर ही लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जिन लोगों ने भोपाल की इस काली रात को अपनी आंखों से देखा है उन्हें आने वाली कई रातों तक चैन की नींद नहीं आई, और आज भी लोग इस घटना के बारे में सुनकर दहल उठते हैं। हालांकि आज भी न्यूज और यूट्यूब पर इसके बारे में पूरा सच नहीं बताया गया, जिससे करोड़ों लोग सच्चाई से कोसों दूर है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको भोपाल गैस कांड का पूरा सच बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह इंसान की लालच पूरे शहर को तबाह कर सकती है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मौत का यह खूनी खेल शुरू होता है भोपाल में मौजूद यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी से, जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस बहुत ही बड़ी मात्रा में थी। ये गैस दुनिया की सबसे खतरनाक गैसों में से एक है, जिसका इस्तेमाल इस कंपनी में पेस्टिसाइड बनाने के लिए किया जाता था। और जब यह गैस वातावरण में फैली तो किस तरह लोगों की दुनिया उजड़ गई, इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक रात 8 बजे यूनियन कार्बाइड कारखाने की रात की शिफ्ट आ चुकी थी, जहां सुपरवाइजर और मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। करीब रात 9 बजे आधा दर्जन कर्मचारी सफाई करने के लिए निकलते हैं। कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई करते हैं और रात 10 बजे कारखाने के भूमिगत टैंक में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद टैंक का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया और गैस बनने लगी। रात के 10:30 बजते बजते गैस टैंक से पाइप में पहुंचने लगी। फिर उसके बाद गैस लीकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, जिसके बाद करीब 12:30 बजे वहां मौजूद कर्मचारियों को घबराहट शुरू हुई। वोल्व बंद करने की कोशिश करी गई, लेकिन तभी खतरे का सायरन बजने लगा और 12:30 बजे से आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को घुटन होने लगी, जिसके बाद से यह तबाही का मंजर शुरू हुआ। पूरे शहर में लोगों को अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। पूरा भोपाल शहर सांस लेना चाह रहा था, लेकिन भयंकर खांसी लोगों का गला दबाए बैठी थी। फेफड़ों की नली फटने लगी थी और लोगों के शरीर अकड़ने लगे थे। मुंह से झाग निकल रहा था और हर कोई जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहता था। इसीलिए लोगों ने अपनी पूरी हिम्मत दिखाकर अपने घरों से बाहर निकलना शुरू किया। कुछ लोग अपने घर से अस्पताल तक का सफर तय करते करते ही रास्ते में गिर गए और फिर जहां वो गिरे वहीं उनकी लाशें बिछने लगी। एक साथ सैकड़ों की संख्या में जब मरीज अस्पतालों में पहुंचे तो डॉक्टर भी हैरान थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे लोगों को एक साथ ये क्या हो गया है। इसीलिए डॉक्टर को जो परेशानी मरीज में दिख रही थी वे उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। किसी की आंखों में जलन हो रही थी तो किसी को उल्टी आ रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कुछ लोग तो अपनी इस हालत से तंग आकर पानी में डुबकियां लगाने लगे, ये सोचकर कि शायद पानी के संपर्क में आने के बाद वातावरण में फैली जहरीली गैस का असर कुछ कम हो जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पानी गैस से रिएक्ट करके तेजाब में बदल चुका है। 3 दिसंबर की सुबह का सूरज उगने से पहले ही पूरे भोपाल शहर में लाशों का ढेर बिछ गया था। हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए कि अस्पतालों में लाशें रखने तक की जगह नहीं बची।
यहाँ तक कि कब्रिस्तान के अंदर लोगों को दफनाने के लिए 2 गज की जमीन तक नसीब नहीं हो रही थी। पैसों की लालच और लापरवाही ने एक रात में ही हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आंकड़ों के अनुसार इस हादसे से लगभग 3000 लोग मारे गए, लेकिन असलियत सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा अलग थी, क्योंकि जब जांच हुई तो पता चला कि इस पूरे कांड में 15,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये तो केवल मरने वाले लोगों का आंकड़ा है। जो लोग जिंदा बच गए उनकी जिंदगी तो नर्क से भी बदतर हो गई। भोपाल में फैली इस जहरीली गैस का असर आज भी नवजात बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे और कौन इन सब चीजों का जिम्मेदार है? इसका जवाब ढूंढने के लिए सरकार से लेकर आम जनता तक हर कोई जानकारियां जुटाने में लग गया। यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक वारन एंडरसन ने इस तबाही का आरोप कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स पर डाल दिया। जबकि सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो ये पता चलता है कि कंपनी ने पैसों की लालच में सुरक्षा मापदंडों के साथ समझौता कर लिया, जिस कारण इतनी जहरीली गैस लीक हो गई और हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कंपनी के मालिक वारन एंडरसन को इस हादसे के बाद गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसे जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ मामला बिल्कुल ताजा ताजा चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वारन एंडरसन को अमेरिका भगा दिया गया, जिसके बाद उसने कभी भी भारत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। हादसे के कुछ ही दिनों बाद भोपाल के लोकल जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी, जिन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी में कई सालों से अपनी नजर बनाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि इस हादसे की शुरुआत 1 या 2 दिन पहले नहीं बल्कि 8 साल पहले ही हो चुकी थी, जब पहली बार 1969 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। तो 1976 से ही इस कंपनी से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण वातावरण में काफी नुकसान हो रहा था, जिस वजह से ट्रेड यूनियन ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी करी, लेकिन न जाने कैसे मामले को कुछ ही समय में रफा दफा कर दिया गया और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। 1982 में 24 वर्कर और 1 इंजीनियर की मौत भी मिथाइल आइसोनाइट्रेट गैस की वजह से हुई, लेकिन इस पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया गया और मामले को दबा दिया गया। ऐसे न जाने कई सारे छोटे मोटे हादसे लगातार कंपनी में होते रहे, लेकिन उसकी खबर बाहर जाने से पहले ही दबा दी जाती थी। वैसे तो राजकुमार केसवानी की रिपोर्ट में ये बात साबित कर दी गई थी कि गलती यूनियन कार्बाइड कंपनी की है, लेकिन मामले की तह तक जाना जरूरी था। इसीलिए भारत ट्रेड यूनियन ने इस मामले में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने की सोची। इसी सिलसिले में उन्होंने अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टिगेटर माइकल राइट को भारत बुलाने का फैसला किया, लेकिन ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई, जिसकी वजह से अमेरिकन अथॉरिटी ने माइकल राइट को वर्क वीजा देने से साफ मना कर दिया, जिससे यह बात तो तय थी कि यह कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े लोगों का इसके पीछे हाथ था। तभी तो यूनियन कार्बाइड कंपनी ने इस इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ माइकल राइट के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो इस पूरे मामले को खुद से जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। माइकल ये जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी वजह है जिसने एक ही रात में लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। इसी वजह से वो टूरिस्ट वीजा लगाकर भारत पहुंचे। जब वो भोपाल आए तो हालात देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि भोपाल की हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी। माइकल समझ गए थे कि मामला छोटा मोटा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था, इसीलिए वो बिना समय गंवाए अपने काम में जुट गए। वैसे तो माइकल को यूनियन कार्बाइड कंपनी के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी और अपनी जांच पड़ताल करने के बाद माइकल को समझ में आ गया कि आखिर असली मामला क्या था। आमतौर पर की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन में ये तो पता चल गया था कि E610 टैंक में पानी भर जाता है,
जो मिथाइल आइसोनाइट्रेट से रिएक्ट करता है और इसी वजह से यह पूरा हादसा देखने को मिलता है। और दोस्तों, जब माइकल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी तो ये मालूम हुआ कि यह पहली ऐसी जगह नहीं थी जहां पर लापरवाही बरती गई, क्योंकि पानी को कभी भी इस खतरनाक लिक्विड से मिलना नहीं चाहिए था। पानी और इस लिक्विड को अलग करने के लिए एक मेटल प्लेट बीच में होती है, लेकिन उस फैक्ट्री में ये मेटल प्लेट मौजूद ही नहीं थी, जिस कारण से रिएक्शन हुआ। पर बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती जनाब। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से तरीके थे जिससे इतने बड़े डिजास्टर को रोका जा सकता था। दोस्तों, एक प्रेशर गेज होता है जो फैक्ट्री वर्कर्स को यह बताता है कि टैंक के अंदर प्रेशर कितना है, जिसे देखकर वर्कर्स हालात को संभाल सकते हैं। लेकिन इस फैक्ट्री में वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को काफी लंबे समय तक यह पता ही नहीं चल पाया कि लीकेज हो रही है या नहीं। अगर यह प्रेशर गेज काम करता तो इसको ठीक करके लीकेज को रोका जा सकता था, जिससे इतनी बड़ी तबाही तो कभी ना होती। यहाँ तक कि एक और प्रोटेक्शन स्टेप होता है जिसमें लापरवाही दिखाई गई। असल में दोस्तों, एक फ्लेयर टावर होता है जहां पर गैस लीक होने से पहले ही फैक्ट्री के वर्कर्स ये पता लगा सकते हैं कि गैस लीक होने वाली है। पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में फ्लेयर टावर भी नहीं था। अगर ये मौजूद होता तो वाकई में इस तरह की दुर्घटना कभी नहीं हो सकती थी। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतने बड़े डिजास्टर के पीछे केवल एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी लापरवाहियां दिखाई गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन कार्बाइड कंपनी के द्वारा ही करी गई थी। इस कंपनी ने भोपाल के लोगों की जान को दांव पर लगाकर गलतियां करी और उस पर पर्दा भी डालते हैं, जिसका नतीजा इतने बड़े कांड के रूप में देखने को मिला। जांच के बाद जब मामला सामने आया तो यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक वारेन एंडरसन ने हादसे में मारे जाने वाले लोगों के लिए $470 मिलियन मुआवजे के रूप में दिया। लेकिन इन पैसों से उन मासूम लोगों को जिंदा तो नहीं किया जा सकता जो बिना वजह किसी की लालच का शिकार हो गए। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और इतनी जबरदस्त जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। यदि आप अतीत में घटी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इतिहास की सच्चाई को लेकर।